डॉक्टर रोहित, हम कैसे एज अ वुमेन हम कैसे पहचानें कि वी आर सफरिंग फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन? इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक पोस्टपार्टम ब्लूज होता है, एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। कोई ऐसे टिप्स या कोई ऐसे पॉइंट्स यू कैन शेयर विद अस व्हिच कैन रिकॉग्नाइज दैट यस, इफ ही इज क्राइंग और शी इज क्राइंग, इट इज बिकॉज ऑफ अ कॉलिक पेन? जी, तो हमने डायपर चेंज कर दिया है, टेक, हमने बच्चे को फीडिंग करा दिया है, टेक, बहुत सारा बच्चे को हमने क्लोथिंग तो नहीं करा, ओवर क्लोथिंग। आफ्टर दैट कम्स कोलिक। उसके अंदर बच्चा पेट टाइट कर लेता है, आंखें एकदम ऐसे करके रोता है। Any natural remedies or any quick solutions like to deal with colic pain? स्विन फीडिंग से पहले भी आप कुछ चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप बच्चे की कुछ मसाजेस कर सकते हैं। इसमें एक मसाज बोलते हैं आई लव यू मसाज। Okay. हाँ, उसके जैसे हमारा ये बेबी है तो एक आई ऐसे बनेगा, एल ऐसे बनेगा और यू ऐसे बनेगा, तो यू कैन डू दैट मसाज। फीड कराते कराते अगर बच्चा सो जाता है एंड उसके बाद वी आर वेरी स्केप्टिकल कि अब हम इसे उठाएंगे, रोना चालू कर देगा, उस टाइम पे वो बर्प नहीं ले पाता, इन दैट कंडीशन हमें क्या करना चाहिए? सी, फीड कराते कराते अगर बच्चा सो रहा है, विद इन फर्स्ट 5 मिनट से अगर बच्चा सो गया तो आपको उठाना पड़ेगा। बिकॉज सी, मिल्क के अंदर भी, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी पहले होता है फोर मिल्क, फिर आता है हाइंड मिल्क। फीडिंग में जनरली क्या होता है, आपके साथ आपके एल्डर्स भी होते हैं घर में, कांस्टेंट एक पोकनेस रहती है मदर को कि तुम उसको गाय का दूध पिलाओ, भैंस का दूध पिलाओ। दे रियली वांट अस टू एक्चुअली फीड देम काओ एंड बफेलो मिल्क। आप क्या एडवाइस करते हैं इसके? काऊ मिल्क क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि Parenting is such a personal experience and there is no one size fits all. But by understanding different approaches, we can learn so much from one another. Hello and welcome to the Palan Poshan podcast. I am Apurva. This is your go-to space for expert parenting advice, health tips and child wellness. We have Dr. Rohit Bharadwaj, who is a नन्हे बच्चों का doctor. He is a highly experienced pediatrician and influential voice in the medical community. Dr. Rohit has dedicated over 8 years to providing exceptional care to newborns and children. His passion for healing and compassionate approach have earned him widespread recognition on social media. He has a massive following over there. Welcome to the Palan Poshan podcast, Dr. Rohit. Hello. Many congratulations to you, Dr. Rohit. आपके घर में अभी बेबी गर्ल बॉर्न हुई है। कैसे एक्सपीरियंस है आपका? आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस इट्स वेरी गुड, समथिंग न्यू। एक्चुअली फादर्स को थोड़ा सा रिलेट करने में, टू एडजस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है थोड़ा। मदर्स दे इंस्टेंटली रिलेट बिकॉज दे आर कैरिंग हर हिम इन देयर वूम फॉर 9 months. So it is nice. Now she has grown up, responding, laughing. We miss her. ये होता है, लाइक आई डोंट नो अबाउट फादर गिल्ट बट मदर गिल्ट होता है। आई एम अ वर्किंग मॉम। बहुत बड़ी चीज। लाइक आज मुझे आना था तो ही स्टार्टेड येलिंग, ही स्टार्टेड क्राइंग, आई हैड टू बी देयर बट स्टिल इन द बैक नोशन आप उसी के बारे में सोचते रहते हो। एक मदर गिल्ट इज रियल। रही बात फादर की, तो आई एम श्योर लाइक आज के टाइम पे फादर बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने लगे हैं बेबीज के साथ। आजकल बहुत इम्प्रूव हो गई हैं चीज़ें जी। Fathers are involved in smallest of things. Yeah. Like they come for vaccinations. Yes. They divide duties in the night. कि नाइट में आप थोड़ा आराम कर लो 3-4 घंटे का, हम डाइपर देख लेंगे। बिकॉज जब बेबी छोटा रहता है तब इतना वो मदर्स दे वांट देयर थिंग्स टू बी डन एट द राइट टाइम, कि उनको सोना टाइम पे है, उनको फीड टाइम पे मिल जाए, उनका डाइपर चेंज हो जाए। फादर्स कैन हेल्प इन दैट एंड सो लाइक दैट फादर का अच्छा रहता है। और फादर को करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लाइक आज के टाइम पे एक मेंटल सपोर्ट वुमेन को पोस्टपार्टम जो होता है डिप्रेशन, वो बहुत रियल होता है उस टाइम पे। दैट इज अ बिग थिंग एंड पीपल डोंट रियलाइज इट। बिकॉज क्या होता है, आपकी बॉडी इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल फॉर 9 months एंड सडनली ऑल द हार्मोन्स आर गॉन। तो उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज मदर के अंदर देखे जाते हैं, जैसे कि दे फील वेरी लोनली, दे फील वेरी वर्थलेस, दे फील दैट दे आर लेफ्ट बिहाइंड, there is nobody to talk to them, and the worst part is they cannot express. So that is the problem. तो उस चीज़ को समझना चाहिए, फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा सपोर्टिव होना चाहिए, उनके पेस से चीज़ें करें, अपने पेस से नहीं करें, और जो ओल्ड मिथ्स हैं उनसे थोड़ा आगे बढ़ें, कि डोंट फोर्स हर टू डू ऑल दिस थिंग्स, कि ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। तभी घर का एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा, और ये सब करने से जो असर है बच्चे पे पड़ेगा, बच्चे का ग्रोथ, बच्चे की सोशल स्किल्स, डेवलपमेंटल स्किल्स, माइलस्टोन्स, वेट गेन सब प्रॉपर होंगे। तो ये आप बच्चे के लिए ही कर रहे हैं, मदर के लिए नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर रोहित, हम कैसे एज अ वुमेन हम कैसे पहचानें कि वी आर सफरिंग फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन? इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक पोस्टपार्टम ब्लूज होता है, एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। तो ये 2 sides ऑफ स्पेक्ट्रम हो गया। पोस्टपार्टम ब्लूज इज़ कॉमन, काफ़ी मदर्स को होता है। तो उसके अंदर आप यही आपको लोनली लगेगा,
आपको रोने का मन करेगा, ठीक है, आपको लगेगा कि कोई बात करने के लिए नहीं है आपके पास, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस व्हाट यू आर फीलिंग। वो काफ़ी बार फील होता है ना कि हमें, मुझे अंदर से क्या लग रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या एक्सप्रेस। डिप्रेशन ऑन द अदर हैंड इट इज़ अ वेरी बैड थिंग। उसके लिए तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी। यू हैव टू बी ऑन सेशंस और थेरेपी और इवन मेडिकेशंस। सो ये जो थेरेपीज़ होती हैं या जो सेशंस होते हैं, इसमें साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए आपसे किस तरह की बातें करते हैं, क्या सवाल पूछते होंगे? एक्चुअली फर्स्ट दे वांट टू आइडेंटिफाई द कॉज। ओके। इज़ देयर एनी फैमिली प्रेशर, फैमिली इशू, सोशल प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, तो पहले उसको निगेट करते हैं। सी मेडिसिन इज़ ऑलवेज द लास्ट रिजॉर्ट। सबसे लास्ट में कुछ भी नहीं काम कर रहा, कुछ काउंसलिंग काम नहीं कर रही, पेरेंट्स के साथ फैमिली के साथ इन्वॉल्व करके फैमिली नहीं समझ रही है उस चीज़ को, बिकॉज आज भी बहुत टैबू है इस चीज़ को लेके। पीपल डोंट कम आउट एंड से कि मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग एनजाइटी। दे वांट टू डील, सब लोग अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट फील कराना चाहते हैं कि मैं तो इससे डील कर लूँगा, सब कुछ हो जाएगा। बट इट इज़ बैड फॉर योर बेबी। मदर्स फीडिंग नहीं कराती, इवन कभी कभी डिप्रेशन में मदर बेबी को गिरा भी सकती है, दैट इज़ बैड। वो एक मेंटल हेल्थ है जो मदर्स की फ्लक्चुएट होती रहती है Yeah, और yeah, वो yeah. बहुत ज़रूरी है कि And वो it should be addressed. इट शुड बी It should be addressed. We ignore it. More often than not, we ignore it. But it should be addressed. You have to support the mother at least for the first 40 to 60 days. After that, that the baby becomes the routine. See, you're sleeping well. Suddenly, your sleep is lost. यस, स्लीप डिप्राइव्ड, हाईली। Sleep deprived. You cannot go to bathroom. Your mind will be there. मेरे बच्चे को क्या हो रहा है, क्या वो उल्टा तो नहीं हो गया, सो रहा है टाइम से, उल्टी तो नहीं कर दी, बिकॉज रिगर्जिटेशन भी बहुत कॉमन रहता है, कोलिक के इश्यूज भी बहुत कॉमन रहते हैं। इसकी वजह से मदर्स रात रात भर जगती हैं। फीडिंग कराने के लिए मदर्स को उठना पड़ता है, डाइपर चेंज करेगा बच्चे को, तो बच्चे का एक्सप्रेशन सिर्फ क्राइंग है, फॉर एवरीथिंग दे विल क्राई। नेजल ब्लॉकेज है, रोएंगे, कोलिक है, रोएंगे, भूख लग रही है, रोएंगे, डाइपर चेंज करना है, बच्चे रोएंगे। तो मदर हैज़ टू बी देयर। सी फादर कैन नेवर रिप्लेस अ मदर, बट यू कैन ऑलवेज बी अ सपोर्टिव हैंड। इवन फैमिलीज कैन बी अ सपोर्टिव हैंड। मदर्स पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। आप पहले अच्छा खा रहे थे, सडनली अब आपको सिर्फ पीली दाल खानी है, नमक नहीं खाना, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं घरों में। आपको चाय कॉफ़ी के लिए मना करते हैं, पर दैट इज़ फाइन, चाय कॉफ़ी थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। तो लाइफस्टाइल सडनली चेंज हो जाती है मदर की। हाउ शी वॉज लिविंग बिफोर द बेबी वॉज बॉर्न एंड हाउ शी इज़ लिविंग नाउ इज़ क्वाइट डिफरेंट। तो उसमें थोड़ा सा सपोर्ट देना चाहिए, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए। सब काफ़ी सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं, काफ़ी कुछ हो चुका है, काफ़ी कुछ रिसर्च हो चुकी है। मदर्स के डाइट से बच्चे के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके। बट ईच बेबी इज़ डिफरेंट, ईच मदर इज़ डिफरेंट। किसी मदर को अगर किसी दाल खाने से बच्चे को रात में परेशानी हो रही है, बच्चे को कोलिक ज़्यादा हो रहा है, तो उस बच्चे को शायद उस रिलेटेड चीज़ हो। आप समझ रहे हैं? जैसे कभी कभी क्या होता है कि कॉफ़ी या चाय पीने से बच्चा रात में ज़्यादा जगता है। जी। तो ईच वन टू इज़ ओन। ऐसा एक ब्लैंकेट रूल नहीं है सबके लिए कि ये बंद कर दो तो बच्चे को कोलिक नहीं होगा। कोलिक होगा, कोलिक हर बच्चे को होगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चा आपका लेटा रहता है। अगर हम भी खाने के बाद 24 घंटे लेटे रहें, हमें भी गैस बनेगी। दैट इज़ क्वाइट कॉमन। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली एज बेबीज ट्राई टू रोल ओवर, बेबीज ट्राई टू मूव, बेबीज ट्राई टू सिट, ये कम हो जाता है 3 to 4 मंथ्स के अराउंड। जी। जैसे आपने डाइट की बात करी या चाय कॉफ़ी की बात करी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, अगर जो मॉम ब्रेस्ट फीड पे है, जी, इफ़ शी इज़ हैविंग एन अल्कोहल, सो क्या वो ब्रेस्ट फीड कर सकती है अपने बेबी को? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अल्कोहल, स्मोकिंग, ये तो बिल्कुल नो है। आप खाइए जो खाना है, मतलब नॉर्मल डाइट तो आपको मेंटेन, जैसे इवन इन द नॉर्मल डेज ऑल्सो वी शुड मेंटेन नॉर्मल हेल्दी डाइट, लाइक लेस ऑयल, लेस सॉल्ट, लेस स्पाइसी, दैट इज़ फाइन। पर अननेसरी रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं। बट अबाउट अल्कोहल एंड स्मोकिंग इट इज स्ट्रिक्ट नो। यस। आप गूगल पे पढ़ते हो, उसमें लिखा होता है अ ग्लास ऑफ बियर एंड अ ग्लास ऑफ वाइन इज़ फाइन। आप 2-3 घंटे का ब्रेक लो, उसके बाद आप पंप करके डिस्कार्ड कर दो, फिर आप पिलाओ। सो इट्स नॉट राइट। You never know. You don't have a lab set up at your house. You cannot check the milk whether it has secreted now or it will secrete alcohol or any carcinogenic element 4 hours or 5 hours after the consumption of the beer. You never know. So it's better to avoid. It's better to avoid. I know the culture has changed a bit, but
बेटर टू अवॉइड. नहीं, आई थिंक इट्स नॉट फॉर अ रेगुलर फैंटम. लाइक आप जब ब्रेस्ट फीड पे हो फॉर 6 months फॉर 1 year, डेफिनेटली अ मदर कैन अवॉइड दिस बिकॉज वो अपने 9 months से ऑलरेडी स्टैचुरी. And mothers do avoid. See, I have seen mothers who have changed completely after the baby was born. That feeling of motherhood, that feeling of love, care, and nurture that comes naturally to the mother. It is God gift. Yeah, it's a God gift. I totally Fathers understand. cannot feel like that. Fathers become attached to their children a little later. Mothers are very much attached. जब वो बात करने लगते हैं, बात करने लगते हैं, when they speak papa for the first time, when they play with them, when they take them out, then they feel more connected. बट मदर साइकोलॉजिकली डे 1 से ही इन्वॉल्व रहती है अपने बेबी के साथ. Even before that, during the pregnant phase itself, she has gone through everything. She has felt that slightest of pain, slightest of anxiety. आजकल लगता है ना थोड़ा सा भी दर्द हुआ है, प्रीटर्म डिलीवरी ना हो जाए. हाँ. सोने में भी बहुत इश्यूज होते हैं मदर को, बिकॉज शी कैन नॉट स्लीप प्रोन. ज़्यादातर लोग उल्टा सोते हैं. शी हैज़ टू बी सुपाइन बिकॉज बेबी दब जाएगा. So that is also, so she is very much connected and people change. They love their babies, they change. Very correctly said, because every pregnancy is very different. I have felt Yes, it could be normal pregnancy also, it could be IVF also. सबके अपने pros and cons हैं, and mother हर एक चीज़ को evolve करती है gradually, and I think I have also personally experienced everything. So I can relate with this. Moving on, आपने colic की बात करी थी. मेरे लिए भी ये बहुत न्यू टॉपिक है. मुझे आज तक कभी इंडाइजेशन या कॉलिक या गैस की प्रॉब्लम नहीं हुई, बट आई हैव एनकाउंटर्ड इन माई बेबी. मुझे समझ में नहीं आता था वो क्यों रो रहा है. सो ये बहुत सारी मदर्स को विजिबल प्रॉब्लम होती है कि आप अगर बता सके कि हम पहचान सकें कि दिस इज़ अ कॉलिक पेन, या कोई ऐसे टिप्स या कोई ऐसे पॉइंट्स यू कैन शेयर विद अस व्हिच कैन रिकॉग्नाइज दैट यस, इफ ही इज क्राइंग और शी इज क्राइंग, इट इज बिकॉज ऑफ अ कॉलिक पेन. जी, तो बर्थ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. बर्थ का जो प्रोसेस है बच्चे के लिए भी बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है. तो दे आर ऑल्सो टायर्ड लाइक मदर्स, सो दे ऑल्सो नीड रेस्ट. सो फर्स्ट 2-3 वीक्स तो बच्चा आराम से सोता रहता है. मदर्स आर वेरी हैप्पी, अरे मेरा बच्चा तो नॉर्मल है, ये तो परेशानी नहीं करता. आराम से दूध पिलाओ, डायपर चेंज करो, बच्चा आराम से सो जाता है. प्रॉब्लम शुरू होती है 3rd वीक से, जब कोलिक सेट्स इन. उसके बाद बच्चा रोना शुरू करता है. तो इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका है, पहले आप अपनी टिक बॉक्स लगाते जाइए कि हमने डायपर चेंज कर दिया. बेबी विल क्राई फॉर एवरीथिंग. हमने डायपर चेंज कर दिया है, टिक. हमने बच्चे को फीडिंग करा दिया है, टिक. बहुत सारा बच्चे को हमने क्लोथिंग तो नहीं करा. ओवर क्लोथिंग इज ऑल्सो कंसर्न. बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा हमारा ठंडा पड़ जाएगा, है ना. ऐसा नहीं होता है. टर्म बेबीज़ की जो स्किन होती है वो काफ़ी मैच्योर्ड होती है, तो दे डोंट रिक्वायर दैट मच ऑफ क्लोथिंग. तो आपने कहीं ओवर क्लोथिंग तो नहीं करके रखी है, बच्चे को कोई रैश वगैरह तो नहीं है, कोई फीवर वगैरह तो नहीं है, ये सब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो गया. आफ्टर दैट कम्स कोलिक. उसके अंदर बच्चा पेट टाइट कर लेता है, आंखें एकदम ऐसे करके रोता है, ठीक है. मुंह एकदम लाल हो जाता है बच्चे का. और इट इज़ बेसिकली अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन. यू हैव टू एक्सक्लूड अदर थिंग्स, देन वी कम टू द डायग्नोसिस ऑफ कोलिक. तो आप ऐसे पहचान सकते हैं. मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है. You have done everything for the child. You have done everything for the baby. Still, baby is not able to console. You are not able to console the baby. So it is mostly colic, and usually sets in around 3rd to 4th week of life, and it gradually peaks around 1.5 to 2 months, and it then goes down by 3.5 to 4 months. Okay. And जैसे ये तो हमने कॉलिक को पहचान लिया. एनी नेचुरल रेमेडीज और एनी क्विक सॉल्यूशंस लाइक टू डील विद कॉलिक पेन? सबसे क्विकेस्ट सोल्यूशन है टेक द बेबी आउट इन फ्रेश एयर. ओके. यस, इफ यू हैव अ गैलरी और अ वरांडा, यू कैन टेक द बेबी आउट इन फ्रेश एयर. वो भी नहीं मान रहा, जस्ट टेक योर कार एंड गो फॉर अ राइड. दैट कैन बी अ क्विकेस्ट सोल्यूशन. उसके साथ साथ हम बच्चे को घर पे हम हींग के कुछ रोल ऑन्स आते हैं, दैट कैन बी यूज नियर द नेवल एरिया. इन सबसे कुछ भी चीज़ नहीं ठीक हो रही तो आप कोलिक के ड्रॉप्स दे सकते हैं. दैट कैन बी योर लास्ट रिजॉर्ट. कॉलिक ड्रॉप्स जो आप लोग इजीली अवेलेबल हैं कोलिक ड्रॉप के नाम से, वो आप दे सकते हैं बच्चे को. बट दिस इज गुड. आप रेगुलर इंटरवल्स पे दे सकते हैं. एवरीथिंग व्हिच इज नेचुरल इज गुड. ओके. तो आपको बेसिकली एक रूटीन फॉलो करना है. उसमें क्या करना है, जैसे कि आपने बच्चे को फीड कराया, फीड कराने के बाद आपको बच्चे को कंधे पे लेना है, बर्पिंग करानी है, बिकॉज दैट एयर ऑल्सो गोज इनसाइड with breastfeeding. So that air should come out. It comes out through burping. बच्चे को हमने थपथपाया, एयर बाहर आ गई, ठीक है. उसके बाद बच्चे को हमें तुरंत लेटाना नहीं है, थोड़ा सा उसको स्वे करना है. इवन फीडिंग से पहले भी आप कुछ चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप बच्चे की कुछ मसाजेस कर सकते हैं.
इसमें एक मसाज बोलते हैं आई लव यू मसाज। ओके। हाँ, उसके जैसे हमारा ये बेबी है तो एक आई ऐसे बनेगा, एल ऐसे बनेगा और यू ऐसे बनेगा, तो यू कैन डू दैट मसाज। ऑल्सो यू कैन डू अ सर्कुलर मसाज अराउंड द नेवल। ऑल्सो यू कैन डू साइकिलिंग मसाज, बच्चे के पैर पकड़ के आप साइकिलिंग कर सकते हैं। तो आप फीड करवाने से पहले आप बच्चे का पेट बेसिकली खाली कर रहे हैं विद जो भी गैस वैस है, उसके बाद आप फीडिंग कराइए, फिर बर्पिंग कराइए, दैट कुड बी अ नेचुरल वे। और रात में आप बच्चे को स्ट्रॉल पे बाहर ले जा सकते हैं, राइड पे ले जा सकते हैं। कुछ काम नहीं कर रहा तो लास्ट रिजॉर्ट इज कॉलिक ड्रॉप्स। एंड डॉक्टर, लाइक आप बच्चे को फीड करा रहे हो, ये सारी चीज़ें कर दी, फीड कराते कराते, चाहे वो बॉटल से पी रहा है या वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, फीड कराते कराते अगर बच्चा सो जाता है एंड उसके बाद लाइक यू नो वी आर वेरी स्केप्टिकल कि अब हम इसे उठाएंगे, रोना चालू कर देगा, उस टाइम पे वो बर्प नहीं ले पाता, इन दैट कंडीशन हमें क्या करना चाहिए? सी फीड कराते कराते अगर बच्चा सो रहा है, विद इन फर्स्ट 5 मिनट से अगर बच्चा सो गया तो आपको उठाना पड़ेगा। बिकॉज सी मिल्क के अंदर भी, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी पहले होता है फोर मिल्क, फिर आता है हाइंड मिल्क। फोर मिल्क इज स्वीट, इट इज रिच इन कार्ब्स एंड ऑल। हाइंड मिल्क इज रिच इन फैट। तो हाइंड मिल्क पीने से ही बच्चे का वेट गेन होगा। अगर आपने 5 मिनट्स कराया और बच्चे ने सिर्फ फोर मिल्क लिया तो बच्चे का वेट गेन नहीं होगा। ये बहुत कॉमन कंसर्न है। मदर्स को उठाना पड़ेगा बच्चे को। कैसे उठा सकते हैं? आप साइड में इस तरीके से बच्चे को कर सकते हैं, कान के पीछे कर सकते हैं, बच्चे की जो सोल्स हैं उसके ऊपर आप ऐसे करके मार के बच्चे को उठा सकते हैं। मदर्स को लगता होगा कि ये ज़्यादा, पर दैट इज़ फाइन। मदर्स को लगता होगा कहीं मेरा बच्चा हर्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए, पर आपको बच्चे को जगाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। जैसे ही वो रोएगा तुरंत आप अपना निप्पल पास लाइए और वो दोबारा से फीड लेना। एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तो बच्चे को फीड करना चाहिए फॉर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैलोरीज टू गो इनसाइड द बेबीज बॉडी, देन ओनली वेट गेन विल हैपन। सर, फीडिंग की बात करें, बहुत बाय गॉड ग्रेस से मदर को एक तरीके से एक अवार्ड विनिंग टाइप है जब वो फीडिंग कराती हैं बच्चों को। हाउएवर देयर आर फ्यू मदर्स एंड देयर आर मेनी मदर्स, नॉट फ्यू, जिनको ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन आई थिंक 2-3 मंथ्स के बाद बंद हो जाता है। आई हैव एनकाउंटर्ड फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो, लाइक वो नहीं ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कर पाती हैं, दे आर ऑन मेडिकेशन ऑल्सो, वो अच्छा खा भी रही हैं, डाइट सप्लीमेंट भी बहुत अच्छे ले रही हैं, न्यूट्रिशंस पूरा जा रहा है, बट स्टिल मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। उसका एक बहुत कॉमन रीज़न मुझे जो पता चला है वो है कि 3 to 4 मंथ्स के अराउंड एक्चुअली क्या होता है, बेबी जब बॉर्न होता है ना तो ग्रोथ बहुत रैपिडली होती है। बेबीज दे गेन 1 kg, 900 grams to 1 kg पर मंथ। सो सडनली योर बेबी एट 3 months ऑफ लाइफ दे विल बिकम डबल, 3 kg से 6 kg हो गया। तो ये ग्रोथ स्पॉट है। 3 months के आसपास क्या होता है, थोड़ा सा फीडिंग रिग्रेशन आता है, बच्चा कम फीड लेना शुरू करता है। ये होता है, आपने भी शायद, मैंने नोटिस किया है। यस। तो फीडिंग रिग्रेशन आता है, तो उस समय क्या होता है ना, मदर्स कम फीड कराती हैं, बच्चा लेता भी नहीं है, बच्चा मदर भी कम फीड। तो इट इज़, सी ब्रेन इज़ वेरी स्मार्ट, इट इज़ ऑल डिमांड एंड सप्लाई। जितना डिमांड आएगा उतना सप्लाई दिया जाएगा। आप ये देखिए कि मदर्स 2 years तक फीड कराती हैं और सडनली फीड कराना बंद करती हैं, ब्रेस्ट मिल्क आना बंद हो जाता है। वाई? बिकॉज ब्रेन नोज कि अब रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक कॉमन मिस्टेक जो काफ़ी मदर्स करती हैं कि रात की फीड स्किप कर देती हैं, जबकि रात में हार्मोनल सिक्रीशन जो होता है वो पीक पे होता है। तो रात का फीड तो आपको कभी स्किप ही नहीं करना। क्या करते हैं, दिन भर फीड कराया, अरे रात में थोड़ा सा टायर्ड हो गए, फॉर्मल दे देते हैं। तो ब्रेन को पता है कि रात की फीड रिक्वायरमेंट नहीं है, वो धीरे धीरे करके मिल्क सप्लाई कम कर देता है। तो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू ब्रेन। आप कितना भी डाइट ले लीजिए, आप कितना भी न्यूट्रिशन ले लीजिए, आप कितने भी सप्लीमेंट्स ले लीजिए, दे हैव देयर रोल, बट द मैक्सिमम रोल है ब्रेन का। यू हैव टू बी पॉजिटिव, you have to be happy, the environment in the house should be very good, supportive to the mother, supportive to the mother's breastfeeding, supporting to what she wants. तो ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी का ब्रेक आ गया है ब्रेस्ट फीड कराने में और वो नेचुरली पॉजिटिव रहे, पंपिंग स्टार्ट कर दे या अच्छा खाना खाने लगे, तो मिल्क प्रोडक्शन दोबारा से रिकर हो सकता है। होता है। बहुत सारी मदर्स को 3 to 4 months पे एक रिग्रेशन आता है। उस रिग्रेशन के बाद दोबारा से मदर्स, if the mother is continuing the feed, she is properly following her diet and nutrition, night time feeding भी proper है, तो उसके बाद बच्चा लेना शुरू कर देता है। बहुत बार होता है जैसे बच्चे को टीथिंग होती है तब भी वो फीडिंग कम कर देता है। तो ब्रेन को ये सब नहीं पता। ब्रेन को ये पता है कि मुझे डिमांड कितना आ रहा है, जितना डिमांड उतनी सप्लाई। सिंपल सी बात। अगर बच्चा डिमांड नहीं कर रहा तो ब्रेन विल नॉट सप्लाई, सिंपल सी बात है। टीथिंग के टाइम पे भी मदर्स को ये बहुत इश्यूज आते हैं। तो यू हैव टू बी पॉजिटिव इन दैट टाइम। यू सी, यही नॉलेज की बात आती है। अगर आपको पहले से ये सब चीज़ें पता हैं
पहले से ये सारी चीज़ें पता है कि हाँ टीथिंग के टाइम में बच्चा फीड कम लेगा, तो डोंट यू विल नॉट वरी। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप बहुत ज़्यादा वरी करेंगे, बच्चे ने दूध लेना कम कर दिया, बच्चा मेरा कहीं बीमार तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इट इज़ ऑल डिमांड एंड सप्लाई। न्यूट्रिशन, डाइट, वो सब अपना काम करती हैं। बहुत सारे पाउडर्स भी आते हैं, आयुर्वेदिक पाउडर्स आते हैं शतावरी के नाम से और काफ़ी कुछ। ओके। हाँ, तो वो भी गैलेक्टोलॉग्स होते हैं। गैलेक्टोलॉग्स मतलब कि जो फीडिंग के सिक्रीशन को, फीड को बढ़ाते हैं, बट दे हैव देयर लिमिटेड रोल। सब कुछ है ब्रेन का। यू रीड बुक्स, यू टेक अ ब्रेक, गिव द बेबी टू द फैमिली मेम्बर और योर हस्बैंड एंड गो आउट फॉर अ वॉक। आपको बुक पढ़ना पसंद है, बुक पढ़ो। जो आपको एक्टिविटी पसंद है, हियर एंड देयर यू कैन टेक अ सिप ऑफ टी इफ यू वांट। रीड अ बुक, डू योगा, मेडिटेशन, गो आउट फॉर अ वॉक, गो आउट इन फ्रेश एयर, टॉक टू योर फ्रेंड्स, बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ मदर्स। वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब आपको सामने से वैलिडेशन मिलता है ना कि अच्छा तुम्हारे बेबी के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, तो ये नॉर्मल ही होगा। अकेली मदर फंस जाती है, वो उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। सामने से वैलिडेशन मिल जाए बाय अ डॉक्टर और अ फेलो मदर कि अच्छा तुम्हारे बच्चे को भी अच्छा दांत आ रहे हैं, इस वजह से दूध पीना कम हो गया है, तो उसको फिर रिलैक्स फील करता है कि यार ये तो उनको साथ भी हो रहा है, हमारे साथ, दैट इज़ नॉर्मल। आपके पास भी ऐसे केस आते होंगे जहाँ पे मदर बोलती होंगे कि मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं? हाँ, ये है तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, स्टार्टिंग में बच्चे की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती जी। 10-15 ml पर 2 hourly इज सफिशिएंट फॉर देम, तो उतना ही मिल्क आता है। और सबसे पहला मिल्क जो होता है कोलेस्ट्रॉम जिसको बोला जाता है, विच इज़ यू कैन से द फर्स्ट वैक्सीन ऑफ योर बेबी। वो कोलेस्ट्रॉम के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो वो जाते ही, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव, तो वो जाते ही क्या करता है, पूरे जो आपका म्यूकोजा होता है उसको लाइन अप कर देता है विद एंटीबॉडीज़। आपके बच्चे के अंदर, आपके बच्चे के अंदर जाते ही कोलेस्ट्रॉम पूरा आपका जो म्यूकोसा है, इवन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी म्यूकोजे को वो पूरा लाइन कर देता है विद आईजी एंटीबॉडीज़। तो किसी भी कोई भी एक इन्फेक्शन है उससे लड़ने की बच्चे को क्षमता मिल जाती है। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। वो बहुत कम आता है, 1 to 2 ml आता है। तो मतलब अरे हमें तो फीड ही नहीं आ रहा, तो वो घबरा जाती हैं। फिर 10 to 15 ml आता है, बट इफ़ यू पास आउट दैट फेस ऑफ फर्स्ट 10 to 14 days and you keep continuing feeding your baby, then you will get a good supply. बट उस टाइम थोड़ा सपोर्ट चाहिए, मदर्स को ये बताना है कि दिस इज़ नॉर्मल, डोंट वरी, कीप कंटिन्यूइंग ब्रेस्ट फीडिंग। वी कैन ऑलवेज मॉनिटर द वेट ऑफ द बेबी, वी कैन वीकली मॉनिटर द वेट ऑफ द बेबी। अगर बच्चे का वेट लॉस नहीं हो रहा है, वी डोंट हैव टू वरी, वो सब कुछ बता देगा वेट लॉस। अगर मैसिव वेट लॉस हो रहा है, बच्चे का 10, 15, 20% वेट लॉस हो गया है और मदर को फीडिंग के वो बता रही है जनरली कि मेरे को फीड नहीं आ रहा है, देन यू हैव टू स्विच टू अदर ऑप्शंस, बिकॉज फीड तो बच्चे को मिलना ही है, कैलोरीज तो जानी ही है, तभी वेट गेन होगा। डॉक्टर, क्या ये मिथ है या ये सच है कि अगर आप अपने बच्चे को फॉर्मूला फीड कराते हो तो बच्चा ओवरवेट हो जाता है? होता है। ये दिस इज नॉट अ मिथ, दिस कैन बी अ फैक्ट, बिकॉज आप सी इट इज़ ऑल कैलोरी एंड ऑल। मैं अगर 2500 कैलोरीज ले रहा हूँ पर डे, मैं 3000 लेना शुरू कर दूँ, यू सी मी आफ्टर अ मंथ और 2 आई विल पुट ऑन। सिमिलरली अगर मैं 2500 कैलोरीज की मेरी रिक्वायरमेंट है और मैं 1500 लेता हूँ, तो 1000 कैलोरीज का डेफिसिट है, तो आई विल लूज अ वेट। इवन पीपल हु जिम, हु डू डाइट एंड न्यूट्रिशन, दे नो वेरी वेल कि डाइट प्लेज अ बिग रोल। 80% is your diet, 20% is your gym and exercises. So diet plays a very big role. तो आप अगर बच्चे को ओवरफीड कराएंगे, ज़्यादा कैलोरीज देंगे, तो वेट गेन होगा। तो ये जो फार्मूलाज होते हैं, इनमें फैटी कंपोनेंट्स ज़्यादा होते हैं जो बच्चों का मसल मास इंक्रीज करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। दे ओवरफीड। मदर्स को हमेशा लगता है कि हम कम ही कर रहे हैं। हाँ। मदर्स को क्या है, कंपैरिजन बहुत होता है कि अरे उसका बच्चा तो 6 किलो का हो गया, मेरा 7 ही रह गया, मेरा 5 ही रह गया, मेरा बच्चा इतना चबी नहीं है, उसका बच्चा ज़्यादा चबी है। दे ऑलवेज कंपेयर कि उसने तो पलटना बच्चे ने 4 महीने पे ही शुरू कर दिया था, मेरा तो बच्चा 8 महीने का हो गया। इवन माइलस्टोन्स की भी रेंज है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया कि इस टाइम पे तो होना ही होना है। उसके रेंज है, उस रेंज में बच्चा कभी भी कर सकता है। लाइक रोलिंग ओवर जो होता है, बच्चा 4 मंथ से 9 मंथ्स तक कभी भी कर सकता है। हाँ, अगर 9 मंथ्स तक ना करवाए, दैट इज़ अ रेड फ्लैग, देन यू हैव टू गो टू योर स्पेशलिस्ट। तो कंपैरिजन करती हैं मदर्स, तो ओवर फीड भी कराती हैं कि सबको चाहिए क्यूट चबी बेबी। लेकिन वो उनके जेनेटिक्स एंड उनके हार्मोन्स उन सब पे भी डिपेंड करता है। अब डायबिटीज़ हुआ मदर को, तो उनके वैसी चबी बेबी बॉर्न होते हैं, 4 kg, 4.5 kg, आई हैव सीन अ 5 kg बेबी जी। तो दैट इज़ ऑल हार्मोन। डायबिटीज़ में GDM जो बोलते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, जो आपको प्रेगनेंसी के समय डायबिटीज़ हो जाती है, इवन बिफोर दैट भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो उनके बच्चे काफ़ी बड़े मोटे चबी होते हैं, और उनके फिर रिस्क फैक्टर्स भी हैं।
उनके रिस्क फैक्टर्स भी हैं। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है कि SGA, AGA, LGA। SGA आर स्मॉल फॉर जेस्टेशन, फॉर द जेस्टेशन मीन्स कि आपका 37 वीक्स का बेबी है तो वो उस टाइम के हिसाब से स्मॉल है। जी। AGA is appropriate for your gestational age and LGA is large for gestational age. तो LGA babies have their own complications. Like उनके lungs इतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनको हाइपोग्लाइसीमिया बहुत हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, okay, and they can develop SIDS also, sudden infant death syndrome, because their body is so heavy. Suppose वो किसी से वो उनका मुंह वगैरह ढक गया और वो नहीं अपनी बॉडी को मूव कर पाए तो आपके पास कोई ऐसी फिगर्स हैं या कोई चार्ट है जो आप हमारे मदर्स को बता सकते हैं कि एट दिस एज इतना फीडिंग रिक्वायर्ड होता है, लाइक 1 मंथ में इतना पिलाना चाहिए, 2 मंथ्स में इतना? बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए तो कोई चार्ट नहीं है। ठीक है, वो नॉन स्टॉप कभी भी पिला सकती है। डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। बच्चा 1 घंटे में मांग रहा है तो आपको देना पड़ेगा। बच्चा 4 घंटे तक नहीं मांग रहा तो कोई बात। आप हेल्प करिए हमारे जैसे लोगों को जिनको काम भी करना है और उन्हें बॉटल फीड भी कराना है, तो यू सजेस्ट अस कि हमें कितना उन्हें फीड करना चाहिए, थ्रू फार्मूला, थ्रू ब्रेस्ट फीड? व्हेनेवर यू आर अवेलेबल, ब्रेस्ट फीडिंग इज योर गो टू, बिकॉज बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके। हम लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप तो देख ही रहे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर। 100% एग्रीड। ठीक है, मतलब डबलिंग ट्रिपलिंग जी। और पहले ये सब US और यूरोप के कॉन्सेप्ट्स हुआ करते थे कि वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन अब इंडिया के अंदर भी डेवलप हो रहे हैं, बिकॉज जो वो सीड है, वो ग्रेन है, वो बचपन में ही डाल दिया गया है ना। तो आप अवॉइड करिए, जितना आप अवॉइड कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। बट सी फीडिंग इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बच्चे को एडिक्वेट कैलोरीज मिलनी चाहिए, तो फॉर्मूला आपको देना पड़ेगा। उसके अंदर ये है कि यू कैन टेक योर टाइम, जैसे आप वर्क पे जा रही हैं तो बच्चे को फीड करा के जाएँ, ठीक है। फिर उसके बाद एक 12 बजे थोड़ा सा वो फॉर्मूला ले सकता है, बीच में अगर आप आ सकती हैं, आसपास हैं, या आपके घर के मेंबर्स आपको सपोर्ट करें और बच्चे को वो लेके आ जाएँ। आई हैव सीन डॉक्टर्स में तो ये बहुत कॉमन है। फैमिली दे गो टू देयर हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स एंड दे सपोर्ट। एंड यूजुअली फर्स्ट 6 मंथ्स में, जैसे यू आर एंटरप्रेन्योर तो आपका तो 24/7 जॉब है, आपको जल्दी यूजुअली लोगों को 6 मंथ्स की मैट लीव मिल जाती है, तो 6 मंथ्स तो आप यू आर केयर फ्री कि 6 मंथ्स तक तो चलो अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा लेंगे। अब जब ज्वाइन करने वाले हैं तो यू स्टार्ट वीनिंग द बेबी एज फास्ट एज पॉसिबल। उसके भी कुछ क्लूज़ हैं जो आपको, अब इसमें भी हमने क्या किया है कि एक नंबर बना दिया है कि 6 मंथ्स 6 मंथ्स इट इज़ फॉर जनरल पब्लिक, बिकॉज हमें काफ़ी लोग, हर किसी का IQ लेवल, हर किसी का समझ का लेवल इतना नहीं होता, तो हम बता दें कि 6 महीना आप एक मोटा मान के चलो। बट अगर आपके बच्चे के कुछ क्यूज़ मिल रहे हैं 5.5 मंथ्स पे, 5 मंथ्स पे, देन यू कैन स्टार्ट। मैनी ऑफ द मदर्स हु विजिट मी वो अराउंड 5.5 मंथ से भी स्टार्ट करते हैं। तो उसके क्लूज़ क्या हैं कि बेबी इज़ शोइंग इंटरेस्ट इन द फूड, जैसे कि आप चम्मच उसके पास लेके जा रहे हैं तो वो अपने माउथ को ओपन कर रहा है, ठीक है। बेबी हैज स्टार्टेड टू सिट एंड इट शोज इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग। सामने कुछ पड़ा हुआ है तो बच्चा हाथ ले जाके उसको लेने की कोशिश कर रहा है, ले जाके अपने मुंह तक लेने। तो दीज आर क्लूज दैट यू कैन स्टार्ट सॉलिड्स। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट फॉर अदर पीपल हु आर डूइंग जॉब एंड ऑल, जिनको मैट लीव मिलती है 6 मंथ्स की, तो दे कैन कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स एंड दे कैन स्टार्ट वीनिंग। फॉर्मूला फीड की तरफ ना ही जाएं, उनको एक ऐसा सेट टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। जाने से पहले आप फीड कराइए, 12 बजे बच्चे को एक मील मिल जाए, कुछ प्यूरी वगैरह आप बना के दे सकते हैं, एप्पल, बनाना, पपाया, कोई भी प्यूरी बना के आप दे सकते हैं। एंड देन 3 o'clock 4 o'clock if mother comes back, she can again breastfeed the baby, so like that, but each one to its own। सबके लिए ये ब्लैंकेट रूल नहीं काम करेगा, क्योंकि कुछ मदर्स का ऐसा है कि वो 6 बजे 7 बजे आ रही हैं शाम को, ऐसा भी होता है, हेक्टिक जॉब होती है, 9 बजे गए और 7 बजे वापस आए, तो उस केस में यू हैव टू यूज़ फार्मूला फीड। फार्मूला फीड को हमने, मतलब फार्मूला फीड इज़ मतलब एक सपोर्ट करने के लिए बनाया गया, इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट, इट कैन बी अ सपोर्टिव thing, but primary nutrition, primary diet of the baby should be breast milk only. Okay, so आप ये suggest करते हैं कि even post 5 months, if a baby start eating solid food, yeah, they should also be relevantly given for milk, breast milk specifically, मतलब food के साथ साथ milk देना भी बहुत ज़रूरी है, because primary source of nutrition till 1 year of life can be breast milk. एंड आफ्टर दैट यू कैन ग्रेजुअली स्विच ऑन टू सॉलिड्स। तो उसके अंदर यही है कि आपने
पहले थोड़े से प्यूरिड फूड स्टार्ट किए, फिर ग्रेजुअली आप, और उसमें भी आपको एक फूड स्टार्ट करना है जो कि आप 3 डेज़ तक लगातार दें। 3 डेज़ तक देने से आपको पता चलेगा कि वेदर इट इज़ सूटिंग माई बेबी और नॉट। बच्चों को रैशेज़ हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग करने लगते हैं, नहीं सूट हो रहा, तो आप यू चेंज द फूड। तो 3 दिन आप दे देंगे, फिर उसके बाद यू कैन स्विच टू अनदर फूड दैट फॉर 3 डेज़, तो लाइक दैट। उसके बाद बच्चे ने ये ले लिया 1 मंथ तक, देन यू कैन स्विच टू 2 मील्स, 1 at 12 o'clock, 1 at 6 o'clock। सो वो आप दे सकते हैं बच्चे को। उसमें आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी और बढ़ाइए, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है आप कंसिस्टेंसी बढ़ाते जाइए। प्यूरिड था, थोड़ा सेमी सॉलिड पे लाइए, सॉलिड पे लाइए। मैं तो ये कहता हूँ अपनी मदर्स को कि आप 9 मंथ्स के आसपास, 9 to 10 मंथ्स के आसपास बच्चे को फुल मील्स पे ले आइए डे टाइम पे, और नाइट टाइम में फीडिंग कराइए। फुल मील आप किसको कहते हो? फुल मील मतलब सॉलिड्स पे ले आइए। सॉलिड्स पे ले आइए, मतलब कि बच्चे का जो दिन का जितना भी खाना है वो सॉलिड से आ रहा है, और रात को बच्चे को मिल्क देना ही देना है, बिकॉज रात में बच्चे को हमें सुलाना बहुत ज़रूरी है। तो उनकी सूदनिंग के लिए, समटाइम्स बेबी दे डोंट वांट फीडिंग फॉर बिकॉज दे आर हंग्री, दे वांट टू स्लीप। सोने के लिए, उनको सूदनिंग के लिए, कि दे विल जस्ट डू इट फॉर 1-2 मिनट एंड दे विल स्लीप। So for that you have to continue breast milk during the night time. नाइट ऑल्सो। ओके, अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम चाइल्ड डेवलपमेंट थ्रू द टाइम एंड थ्रू द जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, थ्रू देयर ग्रोइंग डेज, हमें बहुत चीज़ें इनकाउंटर्ड होती हैं। जैसे एक उनको नेसल कंजेशन बहुत ज़्यादा होता है, बेबीज़ को बहुत सीवियर होता है, मतलब बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। मी एज अ मदर मैं लेके बैठी रहती हूँ वो सलाइन ड्रॉप्स एंड ऑल्सो फ्यू टूल्स एंड इक्विपमेंट जिनसे हम बेबी की वो निकाल पाए, म्यूकस एक्सट्रैक्ट करें। लेकिन वो टूल से बच्चे म्यूकस में नहीं कर पाते, बिकॉज ही स्टार्ट्स मतलब येलिंग, आई वोंट से क्राइंग, येलिंग, एंड उस टाइम पे वो शिवर करने लगते हैं, रेडनेस आ जाती है। कैन यू सजेस्ट अस एनी गुड नुस्खास एंड टिप्स, हम कैसे उनका नेसल कंजेशन दूर करें? वो सांस नहीं ले पाते हैं। हाँ, बिल्कुल, उनके नॉस्ट्रल्स भी छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है मदर्स का। तो इसके अंदर पहले तो आप एक्सेप्ट करो कि नेजल कंजेशन होगा, बिकॉज जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं जी, एसी चल रहा है, एसी क्या करता है, ड्राइनेस, तो उनका नेजल म्यूकोजा हो जाती है ड्राई, जिसकी वजह से एवरीथिंग हमारे बॉडी के अंदर हर चीज़ को फ्लूइड होना चाहिए, हर चीज़ में फ्लूइड होना चाहिए, तभी वो अच्छे से काम करती है। हमारी आँखें अगर ड्राई हो गई तो हमें इश्यूज़ हो जाएंगे, हमारी नोज़ अगर ड्राई हो गई तो हमें इश्यूज़ हो जाएंगे, हमारा गला अगर ड्राई हो गया तो हमें इश्यूज़ हो जाएंगे, ड्राई कफ जिसको बोलते हैं। इवन हमारे इंटेस्टाइन, उसमें कंटिन्यूस फ्लूइड सिक्रीट होते रहते हैं, क्योंकि दैट सिक्रीशंस दे हेल्प अ लॉट। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, एक तो एसी जो है वो आप 28-29 डिग्रीज के आसपास रखिए, बहुत ज़्यादा ठंडा मत रखिए। दूसरी चीज़, जब बहुत ही ह्यूमिड, बहुत ही हॉट टेम्परेचर होता है, तो उस समय आप, बाहर तो हॉट एंड ह्यूमिड है लेकिन अंदर आपने क्रिएट कर रखा है ड्राई एटमॉस्फेयर, तो उस समय आप ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजीली अवेलेबल है आजकल मार्केट में, काफ़ी सस्ते भी हैं। तो ह्यूमिडिफायर क्या करेगा, आपके जो रूम के अंदर है वो एक मॉइस्ट एयर बना के रखेगा, जिससे बच्चों की जो नेजल म्यूकोजा है वो ड्राई नहीं होगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड आप देंगे बच्चे को, ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रेस्ट मिल्क देंगे, उससे भी जो सिक्रीशंस हैं वो ड्राई आउट होते हैं। और बच्चा अगर 1 साल क्रॉस कर चुका है तो आप हनी भी दे सकते हैं, पानी में मिला के हनी दे सकते हैं, नॉट बिफोर 1 ईयर, बिकॉज उसमें रिस्क रहता है इन्फेंटाइल बॉटुलिज्म का। उसके बाद आप दे सकते हैं हनी, और बच्चे को वार्म बाथ्स दे सकते हैं, गर्म पानी के बहुत, उससे भी जो म्यूकस सिक्रीशंस होते हैं, उससे भी जो ड्राइनेस होती है वो कम होती है। तो ये सब कुछ रेमेडीज आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर मदर्स को बस ये ध्यान रखना है, पहली बात तो इतना डरने की जरूरत नहीं, नेजल स्लाइन्स आर absolutely safe. Okay. You can use them regularly. You can use them 4-5 times a day also. Okay. हाँ, because see, बच्चे को सांस लेना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का, जैसे आप फीड कराने गए, बच्चे का नेजल ब्लॉक है, मुंह आपके ब्रेस्ट में है, तो बच्चा सांस कहाँ से लेगा, वो इरिटेट हो जाएगा एकदम। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, इसके साइंस कैसे आप पकड़ेंगे कि बच्चा, एक तो बच्चा नॉइजी ब्रीदिंग कर रहा है, ऐसे करके सांस ले रहा है, या फिर अपने नॉस्ट्रल्स को फुला रहा है सांस लेते वक्त, उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, या फिर माउथ ब्रीदिंग कर रहा है बच्चा आप देख रहे हो मुँह खोल के सो रहा है, तो इसका मतलब वो मुँह से सांसें ले रहा है। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फीडिंग कराने से पहले आप सलाइन ड्रॉप्स डालिए, ठीक है, थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। जब छोटा बच्चा होता है तब इजीली डल जाते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो हाथ पैर फेंकना और एकदम रेड हो जाना, नहीं एकदम ऐसे से फेंकना, तो थोड़ा सा हेल्प लेके आप सलाइन ड्रॉप डालिए, उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा मसाज कर दीजिए इस तरीके से, उससे नोज़ खुल जाती है, देन यू कैन फीड योर बेबी कंफर्टेबली।
But saline drips are safe. Are safe. You can use it as many as times you want. as many as times as possible. ओके, मूविंग ऑन सर, हम फीडिंग की बात कर रहे हैं, बट जब फीडिंग में जेन्युइनली क्या होता है, आपके साथ आपके एल्डर्स भी होते हैं घर में हेल्प करने के लिए, दादी होती हैं, नानी होती हैं, एंड उनका एक कांस्टेंट एक पोकनेस रहती है मदर को कि तुम उसको गाय का दूध पिलाओ, भैंस का दूध पिलाओ. दे रियली वांट अस टू एक्चुअली फीड देम काउ एंड बफेलो मिल्क. आप क्या एडवाइस करते हैं इसके लिए? क्योंकि उन लोगों ने भी पहले ऐसे किया है. मुझे भी पिलाया है, आपको भी पिलाया होगा, आई एम श्योर. पहले कुछ था ही नहीं ना अवेलेबिलिटी. पहले कुछ इतना अवेयरनेस नहीं था, इतना सोशल मीडिया नहीं था कि हम मदर्स को इतना समझा पाएँ. काउ मिल्क बहुत ईजिली अवेलेबल था. काउ मिल्क क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि पहली बात तो 1 ईयर तक तो काउ मिल्क नहीं देना चाहिए. क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि उसका जो सॉल्यूट लोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. वो बच्चे की जो इमेच्योर किडनीज हैं, किडनीज आर ग्रोइंग, ठीक है, आप उस ग्रोइंग किडनी पे अगर प्रेशर डालेंगे सॉल्यूट्स का, नेचुरली सम प्रॉब्लम विल हैपन. प्लस उसका जो प्रोटीन होता है, जो उसमें वे और केसिन का रेशियो होता है, ये प्रोटीन के कंपोनेंट्स हैं, वे एंड केसिन, वे प्रोटीन केसिन प्रोटीन, उसका जो कंपोनेंट होता है वो भी हायर अमाउंट में होता है कंपेरेटिव टू ब्रेस्ट मिल्क. तो वो भी बच्चे के लिए पचाना ईजी नहीं होता. फिर वो आपके इंटेस्टाइन के साथ इंटरेक्ट करता है, बच्चों को स्टूल में ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंटेस्टाइन में वहाँ पे कुछ रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से वहाँ पे बच्चों को कभी कभी परफोरेशन भी हो जाता है. इसको काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी बोलते हैं, CMPA. इसकी वजह से बच्चे एडमिट भी होते हैं बहुत सारे. तो एक तो प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट लोड बहुत ज़्यादा है, आजकल कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम तो सब जगह है. प्लस ब्रेस्ट मिल्क क्या है, वो सीधा मदर से सीधा बच्चे को बेबी को डायरेक्टली जा रहा है. काउ मिल्क में पहले वो दूध निकालेगा, फिर अपने डब्बे में डालेगा, फिर आपके पास आएगा, पैकेट में आएगा, फिर आपके पास आप लोगे, फिर उसको गर्म करोगे. बहुत सारा, कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, कहीं पे भी इन्फेक्शन लग सकता है. इतने सारे प्रोसेस दे रहे हैं, इतने सारे प्रोसेस हैं बीच में, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं. तो इन सब चीज़ों की वजह से अवॉइड करना चाहिए. हाँ, आफ्टर 1 ईयर ग्रेजुअली, बिकॉज सी आफ्टर 1 ईयर ग्रेजुअली यू कैन इंट्रोड्यूस, और उसमें भी आपको मॉनिटर करते रहना है कि आपके बच्चे को कहीं वॉमिटिंग तो नहीं हो रही देने के बाद, या लूज मोशंस तो नहीं हो गए, बच्चा उसको पचा पा रहा है कि नहीं, मोशंस में कहीं उसको ब्लड तो नहीं आ रहा, बच्चे का वेट लॉस होना शुरू तो नहीं हो गया है. दैट मीन्स योर बेबी इज नॉट रेडी फॉर काउ मिल्क येट. मतलब उनका बॉडी ही अडेप्ट नहीं, बॉडी टाइप ऐसा नहीं है कि वो उसको पचा सकें. जी, बिकॉज सी देखिए, नेचर के साथ हम नहीं लड़ सकते. काउ मिल्क बना है बछड़े के लिए, ह्यूमन बेबी के लिए नहीं. ह्यूमन बेबी के लिए दिया है ना ह्यूमन मिल्क, और उसमें भी नेचर इतनी स्मार्ट है कि प्रीटर्म बच्चे जो होते हैं उसमें उन मदर्स को प्रोटीन ज़्यादा आता है, ठीक है, और जो टर्म बच्चे होते हैं उनको कार्ब्स, उनकी मदर्स को कार्ब्स ज़्यादा आता है, ठीक है, क्योंकि उनमें मसल मास बहुत कम होता है. प्रीटर्म बेबीज़ के अंदर मसल मास बहुत कम होता है, मसल बनती है प्रोटीन से. तो उनकी मिल्क, मतलब साइंटिस्ट ने स्टडी करा कि प्रीटर्म मदर्स, जिन मदर्स ने प्रीटर्म डिलीवरी करवाई, जिनके प्रीटर्म बेबीज़ हैं, उनका मिल्क को टेस्ट किया और टर्म बेबीज़ के मिल्क को टेस्ट किया, तो इनके में प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा निकला और इसमें कार्ब्स ज़्यादा निकले. तो नेचर इज़ वेरी स्मार्ट, और नेचर के रूल्स को वी हैव टू फॉलो. वी कैन नॉट कि इसका इसको दे दो, उसका इसको दे दो, वो नहीं कर सकते. नहीं, दैट्स ट्रू. एंड आई थिंक ये मेरी सारी मदर्स को ध्यान रखना चाहिए दैट काउ एंड बफेलो मिल्क इज़ नॉट फॉर बेबीज़. इसमें एक और प्रॉब्लम होती है, बच्चों के वेट गेन नहीं होते. क्यों नहीं होते? आई थॉट ये उल्टा होता है कि क्या होता है, एक ये भी कॉन्सेप्ट है, अरे बफेलो का मिल्क तो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, हाँ, पानी मिला दो. पानी इज़ 0 कैलोरी. ओके, 30-40 ml आपका बफेलो मिल्क है, उसमें 30-40 ml हमने पानी मिला दिया. बच्चे का पेट तो भर गया, बच्चे को सैटिस्फाइटी हो गई, बच्चा रो नहीं रहा, पर बच्चे को कैलोरीज नहीं मिल रही. कैलोरीज नहीं मिलेंगी तो वेट गेन नहीं होगा. तो ये भी एक क्वेश्चन रहता है काफ़ी कि हम तो अच्छे से दूध पिला रहे हैं, बच्चा पी भी रहा है अच्छे से, पर वेट गेन नहीं हो रहा. फिर उनसे पूछो, एक 30 ml में 60 ml पानी मिला देते हैं कि ये, उनको भी पता है ये चीज़, वो खुद बोलते हैं अरे ये गाय भैंस का दूध तो थोड़ा सा हैवी होता है, हाँ, हैवी होता है, तो हम उसको डाइल्यूट कर. क्यों हैवी होता है? सॉल्यूट लोड, प्रोटीन ज़्यादा, जी, नहीं पचा सकती. बच्चे को थोड़ा ग्रो तो हो जाने दो. उनका डाइजेस्ट सिस्टम ही ऐसा नहीं बना, अभी इतना मैच्योर नहीं है कि उसको पचा सके, और ये बहुत ड्रेडफुल हो जाता है. इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो. सी, अब क्या आपको लोग क्वेश्चन करेंगे, अरे हम तो पिला, हमें तो कुछ नहीं हुआ. सबको नहीं होगा, पर जिसको होगा वो काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है. कंटिन्यूस बच्चा, अगर आप सोचें कि आपकी इंटेस्टाइन कंटिन्यूसली ब्लड लॉस कर रही है,
ब्लड लॉस होगा, शॉक में जाएगा बच्चा, काफ़ी सिक होगा, ठीक है। एज अ डॉक्टर मेरा काम तो ये है कि जो लास्ट बच्चा भी है, अगर 10 में से सिर्फ एक बच्चे को हो रहा है तो मुझे उस एक को भी बचाना है ना। जी बिल्कुल। 9 बच्चों को नहीं हो रहा, एग्रीड, पर वो एक बच्चे को भी मुझे बचाना है, वो ऐसे ही बचेगा। वी हैव टू बी अवेयर। आप मदर्स मिल्क दीजिए, सेकेंड रिजॉर्ट इज फॉर्मूला मिल्क, उससे नहीं हो रहा तो आप सॉलिड्स पे जल्दी से जल्दी बच्चे को लेके आइए, ठीक है। और मिल्क काउ मिल्क पिलाने के और क्या नुकसान है? आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, कॉन्स्टिपेशन। तो ये सब चीज़ें आपके बच्चे के डेवलपमेंट, वेट में हैम्पर करेंगे। क्या स्मॉल बेबीज़ को, इन्फेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होता है? हाँ हाँ, बहुत होता है। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि पहली चीज़ तो यही है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि मिल्क बेस्ड डाइट पे रखते हैं। पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड हैं कि बच्चा तो दूध पी रहा है ना, बच्चा भी सेटिस्फाइड है, वो अपना खेल रहा है। एक टाइम के बाद व्हेन दे स्टार्ट वॉकिंग एंड ऑल, उनको इतना खाने पीने से मतलब नहीं, उनको सब कुछ एक्सप्लोर करना है। ये ड्रॉअर खोलो, इधर जाओ, इस टॉय को फेंको, वहाँ से ये चीज़ उठाओ, ये करो। खाने पीने से उनको बस ये है कि मिल्क पिला दिया। मिल्क पिलाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? क्योंकि मिल्क के अंदर फाइबर नहीं होता। डाइटरी फाइबर आपको चाहिए फूड के अंदर। तो स्पेशली जब मैं मदर्स को जब एडवाइस करता हूँ 6 मंथ्स के आसपास, जब वो वीनिंग स्टार्ट करती हैं, तो मैं उनको डाइटरी फाइबर रिच फूड्स देने की एडवाइस करता हूँ, जैसे कि पी फूड्स जो होते हैं, विच स्टार्ट्स विद पी, पपाया, पीच, प्लम, पियर्स, एंड ऑल्सो ड्राई फ्रूट्स, कीवी वगैरह भी आप दे सकते हैं। तो इससे बच्चे का डाइजेशन अच्छा रहेगा। बेबी विल ऑल्सो फील गुड, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से एक अजीब सी फीलिंग रहती है, पेट में दर्द रहता है, दे डोंट फील कंफर्टेबल। तो कॉन्स्टिपेशन आजकल काफ़ी बढ़ गया है। दूसरी चीज़ ये भी है लाइफस्टाइल। दिस मैकडोनल्ड के पिज़्ज़ा, बर्गर और फ्राइज़ ये सब आ गए हैं, बच्चे देखते हैं, वो खाते हैं, चॉकलेट्स और ये सब। इन सब में क्या है? मैदा ही है। मैदा इज़ नॉट गुड फॉर योर गट। मैदा इतना डाइजेशन नहीं होता और वो कॉन्स्टिपेशन कराता है। हमें भी होता ही है कॉन्स्टिपेशन उस चीज़ से। तो एक वो चीज़ है, वो जंक फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। ये इससे भी बहुत फर्क। एंड थर्ड थिंग इज़ वाटर इनटेक। खाना तो खा लिया बच्चे ने, पर पानी नहीं पी रहा ज़्यादा। तो वो आप कैसे पता करेंगे कि बच्चे का वाटर इनटेक एडिक्वेट है कि नहीं? उसका यूरिन आप देख सकते हैं। अगर वो येलो आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो बेबी इज़ डिहाइड्रेटेड। बच्चा के लिप्स ड्राई हो रहे हैं, तो बेबी इज़ डिहाइड्रेटेड। बच्चा बताएगा नहीं आपको, एज अ मदर यू हैव टू सी, ठीक है। तो इससे इट विल लीड टू कॉन्स्टिपेशन, इट विल लीड टू कम खाना, इट विल लीड टू वेट लॉस। तो ये पूरी साइकिल है।